ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों में हमने कई सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं की हैं और इसमें से एक बात मैं बार बार दोहराता आया हूं कि 2026, 2027 और 2028 ये मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जहां पे हमें ग्रह ये संकेत दे रहे हैं कि अपने कर्मों को सुधारें, अपने व्यवहारों को सुधारें और अपने दिशा को सुधारें। इसके साथ साथ अगर हम सामाजिक तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था, अनुशासन और किस प्रकार से हम अपने जिसको नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं, जो हमारे को संसाधन दिए गए हैं, इन चीजों को हम किस प्रकार से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब पर भी हमें विचार करने के लिए ग्रह हमें तत्पर कर रहे हैं। मैं अब ये चेष्टा करूंगा कि हर 6 महीने में मैं थोड़ी गहराई से आपको अगले 6 महीने के लिए बताऊं कि आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और इसको मैं 2 भाग में करूंगा, और वो ये कि मैं आपको बताऊंगा कि किन लग्नों को हमें ध्यान देना है और कौन सी ऐसी चंद्र राशियां हैं जिनको ये ध्यान देना है कि क्या करना चाहिए उनको अगले 6 महीने में। तो आज इसी के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम बात करेंगे कि 2026 के दूसरे भाग में किन लोगों को और चंद्र राशियों को सावधान रहना चाहिए। तो चलिए पहले एक मूल दृष्टि बना लेते हैं इस विषय पर। तो जो समय होता है वो हर एक के लिए एक समान भारी नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही उपकारी होता है, बहुत कुछ लोगों के लिए वो एक दार्शनिक बदलाव होता है, कुछ लोगों के लिए क्रियात्मक बदलाव होता है। तो ऐसी कई अलग अलग चीजें आती हैं। कुछ लोगों के लिए परेशानियां उठ के खड़ी होती हैं और वो कुछ समय का और कालखंड के बाद हट जाती हैं। अब आपकी जो कुंडली है उसके परिस्थिति के अनुसार, उसमें जो ग्रह की परिस्थिति है, उसमें जो महादशा चल रही है, जो अंतरदशा चल रही है, उसके साथ साथ ये हो सकता है कि जो आमतौर पर सबके लिए बताई गई बातें हैं वो आपके लिए चाहे कम लागू हो या ज्यादा अधिक लागू हो। तो ये चीजें होती हैं। तो हम ये देखेंगे कि आज कौन से ऐसे लग्न हैं और चंद्र राशियां हैं जिनके लिए 2026 के दूसरे भाग में, यानी कि जून के महीने जो भी चल रहा है, दिसंबर तक आपको क्या करना चाहिए। और ये जो ज्योतिष है ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको सावधान करने और दिशा निर्देश करने के लिए है। ज्योतिष का सही उपयोग ये उपयोग है जिससे आप दिशा निर्देश करते हैं, ना कि ये कि एक बार आपको परेशानी खड़ी हुई और फिर आप भागे ज्योतिषी के बाद, फिर आपने कहा आचार्य अब ये कब ठीक होगा, नहीं होगा, गुरुजी अब ये कैसे होगा, उपाय बता दें। नहीं, उसके लिए हमारे पास ज्योतिषियों के पास, ज्योतिष विद्वानों के पास कई सारे उपाय होते हैं, लेकिन वे व्यक्ति जो ज्योतिष को मार्गदर्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि है ही ये ज्योति, ये ईश्वर की दी गई ज्योति है, तो इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं सही से तो हम जीवन को सही से जी पाते हैं। तो अब 2026 में जो प्रभाव है तो वहां क्या है, शनिदेव जी पहले ही मीन राशि में चल रहे हैं। 2026 के दूसरे भाग में वो वक्री हो जाएंगे। राहु कुंभ में है इस वक्त और केतु सिंह में है, और वो धीरे धीरे करके अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। दिसंबर 5 के आसपास, नवंबर बीच से लेकर के दिसंबर 5 के आसपास राहु और केतु अपने अगले पड़ाव पर चले जाएंगे। राहु आगे बढ़कर मकर में चले जाएंगे और केतु आगे बढ़कर कर्क में चले जाएंगे। इसी के साथ साथ अगस्त में कुछ ग्रहण काल भी आने वाले हैं और उस ग्रहण काल के आसपास कुछ युतियां भी बनेंगी। अब उन सभी चीजों पर जो समय पर मैं आपको वीडियो देता रहूंगा, पर आज उन सभी चीजों को जोड़ करके मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। तो ये जो समय आ रहा है इसमें कुछ लग्नों को, कुछ राशियों को थोड़ा अधिक डर, थोड़ा अधिक भ्रम ये हो सकता है। साथ साथ कुछ राशि वालों को, कुछ लग्न वालों को संबंधों में दूरी, कहीं पे किसी को स्वास्थ्य से के विषय में कुछ परेशानियां, कहीं पर धन संचय की परेशानियां या ज्यादा व्यय बढ़ना, ये सब चीजें हो सकती हैं। कुछ लोगों को वाणी पर संयम देने की आवश्यकता है और कुछ लोगों को अपने कर्म पर भी
ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी 6 राशियां हैं, चंद्र राशियां, और 6 लग्न हैं जिसके बारे में मैं आपको विस्तार में थोड़ी देर में बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए। पहले मैं लग्नों के बारे में चर्चा करूंगा, फिर राशियों के बारे में, राइट। तो अब मैंने ये 6 को जो बांटा है, इसलिए आपको समझ में आएगा कि सबके लिए ये संकट का समय नहीं है, कई लोगों के लिए बहुत अच्छा समय भी है ये। तो इस समय में जो सजग रहेगा, जो सचेत रहेगा, वो बचा भी रहेगा और वो बढ़ता भी रहेगा। तो हम पहले जब लग्नों के बारे में बात करेंगे, उन लग्नों से हम क्यों देख रहे हैं, लग्न से हम क्यों देख रहे हैं, लग्न से हम ये विपत्तियां और ये परेशानियां और ये सब चीजें देख रहे हैं, ताकि जब हम शनि की बात करें या राहु केतु के बारे में बात करें या साढ़े साती की बात करें या ढैया की बात करें या वक्री गति की बात करें, इन सब चीजों में जब हम लग्न को देखते हैं तो हम मोटा मोटा क्या देखते हैं, आपके शरीर, आपके कर्म, आपके निर्णय, आपके संबंधों, घर, धन, बाहरी जीवन जो है, इनसे जुड़ी हुई बातें क्या है। और जब हम चंद्र राशि से चीजों को देखते हैं, हम और अधिक ये देखते हैं कि आपके मन पर, और मन में क्या है, भय आते हैं और भ्रम आते हैं, इन सब चीजों से जुड़ी हुई आपकी नींद, आपकी चिंता, आपकी भावनात्मक जो जीवन है और उस पर जो दबाव पड़ रहा है, या आपकी जो भीतर की परिस्थितियां हैं, इन पर क्या प्रभाव होने वाला है। तो अब मैं आपको विश्लेषण दूंगा 6 ऐसे लग्नों के बारे में जिनको 2026 के दूसरे भाग में सावधानी बरतनी है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं लग्न से देख रहा हूं इसको, जो आपका पहला भाव है, जो आपकी जन्म कुंडली का पहला भाग है, ये लग्न। तो कर्क लग्न वाले लोग, कर्क लग्न वाले लोगों के लिए 2026 के दूसरे भाग में सबसे अधिक सावधानी बरतने का ये समय है। अभी इस वक्त राहु इनके 8वें भाव में है और केतु इनके दूसरे भाव में है। अगस्त में जो सूर्य ग्रहण होने वाला है वो इनके कर्क क्षेत्र के संपर्क में आने वाला है, तो वो कर्क सिंह के आसपास वो होने वाला है सूर्य ग्रहण। तो इनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और वर्ष के अंत में केतु इनके लग्न में ही प्रवेश करने वाले हैं और राहु उसी समय पर इनके 7वें भाव में जाकर के प्रवेश करेंगे। तो इनको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और यहां पे ये भी ध्यान दें कि धीरे, क्योंकि राहु केतु जो है वो 1.5 साल में एक बार अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव थोड़े पहले से पता लगने लग जाता है। तो मोटा मोटा तौर पर आप ये मान लें कि सितंबर या आप अक्टूबर भी पकड़ लें, इसके पास से कर्क राशि वालों को कुंभ से निकलने वाले राहु का और सिंह से निकलने वाले केतु का प्रभाव पता लगने लग जाएगा। अब इसमें खास करके जो केतु इनके लग्न में आएगा, अब केतु क्या है, कुछ लोग केतु को बहुत ही आध्यात्मिक भी मानते हैं और वास्तव में वो आध्यात्मिक एक स्वरूप लेके भी आता है, कर्मठ भी है, कहीं ना कहीं अग्नि स्वरूप है, तो ऊर्जा भी दे सकता है। अगर केतु आपके लिए एक अच्छा ग्रह है, आपकी कुंडली में एक अच्छी जगह पे बैठा हुआ है या सौम्य ग्रहों की उस पर दृष्टि है, कृपा है, परंतु केतु जो है वही केतु जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, चीजों का समाधान करवाने वाला केतु, अलगाव पैदा करने वाला केतु भी बन सकता है। जो आपको अच्छी आध्यात्मिक ऊर्जा देने वाला जो केतु है, वही आपका मन मुटाव और अलगाव भी कराने वाला केतु है, वो आपको दूर हटाने वाला भी केतु बन सकता है। तो आपको अकेलापन और ये सब चीजों का अनुभव भी हो सकता है। तो आपको अभी से केतु की ऊर्जा को संभालना सीखना है। कहीं ना कहीं आपको सीखना है कि अपने आप को आध्यात्म में उतारें, कर्मठ होने में उतारें, ये सब चीजें हैं। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो जो कर्क लग्न वाले लोग हैं उनके लिए यह समय उनके स्वास्थ्य, उनके परिवार, अपनी वाणी, अपने भोजन, इन सभी चीजों पर ध्यान देने का बहुत ही आवश्यक समय है। अपने धन के बारे में चिंता करें और यह सोचें कि वो धन का व्यय किस प्रकार से कर रहे हैं और धन का संचय वो किस प्रकार से कर रहे हैं। कई लोगों को यह भी सोचने की आवश्यकता है कि वे जिस प्रकार से
धन का अर्जन कर रहे हैं, यानी कि धन कमा रहे हैं अपने जीवन में, क्या वही एक एक तरीका है, या और भी कई सारे सकारात्मक तरीके हैं जिनसे वे काम कर सकते हैं? क्योंकि इस वक्त केतु राहु जो है वो कुंभ राशि से होकर के गुजर रहे हैं इनके लिए, तो ये बहुत, और ये इनका 8वां भाव है, तो इनके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार से परिवर्तित करना है अपने आप को, ये सोचें, और अपना परिवर्तन ऐसा परिवर्तन हो इनका जो अगले 10-15 सालों के लिए इनको काम आए। तो इसलिए कर्क लग्न वालों के लिए ये बहुत ही जरूरी समय है। अब कर्क लग्न वाले लोगों के लिए इस पूरे समय में अगले 5-6 महीने पे अलग अलग समय पर किस प्रकार के भय या किस प्रकार की चिंताएं उमड़ सकती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंताएं हो सकती हैं, परिवार के अंदर तनाव हो सकता है, या इनको परिवार को लेकर के तनाव का एहसास हो सकता है। इनकी वाणी से उस दबाव में, उस चिंता में गलतियां हो सकती हैं, तो ये ध्यान रखें कर्क लग्न वाले लोग। आपको अचानक कुछ खर्चे भी उठाने पड़ सकते हैं। अब कुछ खर्चे इनमें से ऐसे होंगे जो आपके जीवन को सुधारेंगे, और कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो देखें कि किस प्रकार के खर्चे हैं। अब ये आप कितने सकारात्मक हैं, आपके साथ जुड़े हुए लोग, आपका घर कितना सकारात्मक है, इस पर भी निर्भर करता है। कुछ पुरानी बातें खुल सकती हैं और कुछ पुरानी बातों से जुड़ी हुई बातें उठ सकती हैं। अब वापस हमें कुछ बाकी ग्रहों की परिस्थिति को देखना पड़ेगा, और खास करके ये अभी थोड़ा समय आ रहा है जब बुध वक्री होंगे, उस समय में खास करके ये चीज उठ सकती है। बुध साल में 2-3 बार वक्री होते हैं, तो उस समय ये पुरानी बातें निकल के आ सकती है। कर्क लग्न वाले लोगों के लिए तो इन सभी चीजों से भीतर आपके काफी बेचैनी हो सकती है बीच बीच में। जरूरी नहीं है कि ये सारा समय रहे, कुछ लोगों के लिए सारा समय रहेगी, कुछ लोगों के लिए कम रहेगी, पर मोटा मोटा ये आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य का जांच करना है, या कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें करनी, आपको एक्सरसाइज है, विटामिन है, इन सब चीजों को देखें। कुछ भी बोलने से पहले आप हमेशा रुकें, सोचें, और उसके बाद आप बोलें। जो भी आपके निवेश हैं, इसके अंदर किसी भी प्रकार का आप व्यर्थ जोखिम ना उठाएं। सोचें, समझें। अगर आपके अंदर वो सोचने समझने की क्षमता नहीं है, किसी अच्छे भरोसेमंद तजुर्बे वाले इंसान से आप बात करें, और जरूरी पड़े तो 2-3 लोगों से भी बात करके फिर जाके आप कहीं निवेश करें। परिवार के अंदर आप जब भी चीजों का संचालन करें तो किसी प्रकार की कठोरता न वाणी में न कर्म में रखें। आपको संभालना पड़ेगा परिवार को, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप परिवार पर दबाव डालें। अपने भोजन और नींद का ध्यान रखें कर्क लग्न वाले लोग। तो कर्क लग्न वाले लोगों के लिए यह सबसे ज्यादा सावधानी का समय है। यही एक लग्न है जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो इसके अलावा जो उपाय आपको करने हैं, आपको, और मैं अक्सर ये कहता हूं कि सभी लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मैं आपको भी कहूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको सोमवार की ऊर्जा को आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। अपने शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, किसी मंदिर में जाके, जो भी आपके समीप मंदिर है, शिव मंदिर, वहां जाएं, शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप कर सकते हैं और आपके लिए ज्यादा खर्चा नहीं है, तो दूध, चावल और कोई भी आप सफेद वस्तु का दान कर सकते हैं। अब जो मैंने कहा, आप अगर आपके ऊपर अभी आर्थिक जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और आप ज्यादा खर्चे नहीं उठा सकते, तो इसको जितना हो सके यथाशक्ति उतना करें। आप अगर आप मिष्ठान का एक टुकड़ा भी आप देते हैं, आप दूध थोड़ा सा भी आप किसी को पिला देते हैं, इंसान को या किसी, तो वो सब भी ठीक है। तो ऐसे बहुत अधिक मात्रा में करने वाली चीजें नहीं है ये। मंदिर जाएं, जप करें, ये बहुत जरूरी है। अपने माँ और परिवार की सेवा करें, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और केवल माँ नहीं, माँ जैसी कोई भी और शक्ति आपके जीवन में हो, कोई भी आपको पोषण दे रहा हो, उसका आप ध्यान रखें। कर्क लग्न वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि अधिक डर ना पालें। ये
समय हर एक के जीवन में आता है। केवल आप अपने शरीर, मन और परिवार को प्राथमिकता दें और उस पर ध्यान अपना लगाएं, और इस समय से जब आप निकलेंगे तो आप अच्छे परिणाम ही पाएंगे अगर आप सकारात्मक रहते हैं इस समय में। तो जो सिंह लग्न वाले लोग हैं, अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है जो कर्क लग्न वाले हैं तो मैं इस वीडियो में डाल सकते हैं, मैं आपका उत्तर दे दूंगा। सिंह लग्न वाले लोग, आपके लिए इस वक्त केतु लग्न से ही होकर के गुजर रहा है और राहु आपके 7वें भाव से होकर गुजर रहा है। आपके लिए शनि आपके अष्टम भाव पर प्रभाव डाल रहा है। और सिंह लग्न वाले लोगों के लिए मैंने कई सारे वीडियो में कहा है कि अगले 5-6 महीने का समय इनके लिए अपने अहंकार, अपने संबंध, अपने विवाह, अपने साझेदारियों को संभालने का समय है। इसको संभालिए, अपने अहंकार को हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, अपने संबंधों को सुधारिए, अपनी सार्वजनिक छवि को सुधारने का एक सौम्य सूर्य की तरह उभर के आने का ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है अगर आप सकारात्मक काम करते हैं। नहीं तो अगर आप नकारात्मक काम करते रहे, अगर आपकी प्रतिक्रियाएं आपके आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपको दिक्कत होने वाली है। आपके साथ कोई ना कोई अचानक परिवर्तन होता रहेगा। आपकी परीक्षा और प्रशिक्षण ये दोनों ही होते रहेंगे। याद रखिए, शनि आपके अष्टम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो शनिदेव जी ऐसी परिस्थिति में परीक्षा भी लेते हैं, उसी परीक्षा के अंदर ही वो प्रशिक्षण भी देते हैं। अगर आपने शनिदेव जी की परीक्षा को सिर्फ परीक्षा माना तो आपको तकलीफ होने वाली है। अगर आपने शनिदेव जी की परीक्षा को प्रशिक्षण भी माना तो आप इससे तगड़े होकर ही बाहर निकलेंगे। सिंह लग्न वाले लोगों के लिए मुख्य भय क्या हो सकते हैं? उनको हो सकता है संबंधों में थोड़ी दूरी का एहसास हो, साझेदारियों में थोड़ा सा दबाव का एहसास हो, अहंकार की वजह से थोड़ा सा टकराव का एहसास हो, शारीरिक तौर पर दबाव आप पड़े उन पर। खास करके वे लोग जो व्यायाम नहीं करते, अपने खाने पीने, अपने सोने का ध्यान नहीं रखते, उन लोगों के लिए शारीरिक थकान बहुत ज्यादा हो सकती है। आपके अंदर भीतर का खालीपन बहुत आ सकता है अगर वो लोग जो आध्यात्मिक तौर से अपने आप से जुड़े नहीं हुए, अपने गुरु से नहीं जुड़े हुए, जो अपने गुरु की बात नहीं सुन रहे, जो अपने इष्ट को समर्पित नहीं है, उनके लिए ये हो सकता है कि वो भीतर का खालीपन उनको लगे, रिश्तों में अलगाव आए। आपको ये भी लगेगा कि मैं अकस्मात ही कोई ऐसा निर्णय ले लूं जिससे मैं अपना जीवन बदल लूं। ऐसे होने वाला नहीं है। धीरे चलें, समझ के चलें और धीरे धीरे काम करें। ये बहुत जरूरी है कि सिंह लग्न वाले लोग सोच समझ के फैसला लें इस समय में। तो आपको क्या करना है? आपको अपने संबंधों को, हर एक संबंध को उसके अनुसार, उसके अनुकूल प्रभुत्व देना है। और संबंधों में अपने प्रभुत्व को कम करें, यानी कि अपने इंपॉर्टेंस को थोड़ा कम करें, सामने वाले की इंपॉर्टेंस को बढ़ाएं, संतुलन रखें, ना अपने आप को बहुत ज्यादा दबा दें, ना सामने वाले को ही आप दबा दें। आप अपने विवाह में और साझेदारियों में, खास करके वे साझेदारियां जो आपके कागज क्षेत्र में हैं, आपके क्लाइंट से साझेदारी, अपने बिजनेस पार्टनर वगैरह से साझेदारी जो है, उनको आप धीरे धीरे संवाद से बढ़ाएं, संवाद बढ़ाएं उसके अंदर, और संवाद के द्वारा ही उन रिश्तों को आप आगे बढ़ाएं। किसी भी समझौते को आप लिखित रूप में ही करें, लिखित रूप में ही प्रस्ताव लें, लिखित रूप में ही उसको आप समझ करके आगे बढ़ाएं। अपने स्वास्थ्य और विश्राम को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। सिंह लग्न वाले लोग कहीं पर भी मैं ही सही हूं इस भाव में ना पड़ें, याद रखिए इस चीज। तो सिंह लग्न वाले के लोगों के लिए यह समय कठिन नहीं है, लेकिन उन पर भारी पड़ सकता है क्योंकि उनके अहंकार से जुड़ा हुआ आपको ये समय है। आपके लिए अब उपाय क्या है? रविवार आपके लिए खास करके खास दिन है। आपको सूर्य को इस दिन जल अवश्य जड़ाना है। सूर्य के जो नाम है, 12 नाम लेने हैं, सूर्य नमस्कार करना है, ये सब आप चीजें कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार तो आपको रोज ही करना चाहिए, इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। आपको हाँ, अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप शनिवार को कुछ दान वगैरह कर सकते हैं, खास करके काले तिल या काले तिल से बनी हुई चीजें, मिठाई,
या सरसों का तेल, ऐसी चीजें, या उड़द की दाल, इन सब चीजों का आप दान कर सकते हैं। पर इससे भी ज्यादा यह है कि आप अनुशासन में रहें। आप पिता, गुरु और कोई भी वरिष्ठ जो हैं उनको हमेशा से आदर से रहें, और इस समय में तो खास करके अपने पिता, गुरु और वरिष्ठ लोगों की बात आप बहुत ध्यान से सुने। शनि लग्न वाले लोगों के लिए क्या संदेश है कि अपना अपने अपनी अगर अपनी छवि, अपना सिंहासन, अपना अपना जो भी प्रभुत्व है, अगर वो आपको बचाना है तो आपको अपना अहंकार तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब आते हैं कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए। ये तीसरा लग्न है जिसको ध्यान से रहना है इस समय पे। तो कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए राहु उनके लग्न में ही होकर के गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भ्रम है अभी काफी सारे कुंभ वाले लोगों के लिए। केतु उनके 7वें भाव से होकर के गुजर रहा है। शनि आपके दूसरे भाव पर प्रभाव डाल रहा है। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए अगस्त में चंद्र ग्रहण भी कुंभ के क्षेत्र को संपर्क करेगा। इसलिए इस समय में आपके मन, शरीर, वाणी, परिवार, धन, संबंध, इन सभी चीजों से जुड़े हुए भ्रम आपको ज्यादा हो सकते हैं। वो वास्तविक वो चीजें होंगी नहीं, पर भ्रम केवल होगा। तो यहां पे आपको मुख्यतः किस प्रकार के भय दिखेंगे? बहुत ज्यादा विचार आना, निर्णयों में आपका भ्रम या भय आ सकता है, संबंधों में एक दूरी का एहसास आ सकता है, हाँ, धन का आपको थोड़ा सा दबाव आ सकता है। अगर आप कठोर वाणी का प्रयोग करेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। अगर आप गलत लोगों की संगति में हैं तो आपको गलत सलाह मिलेगी, इसलिए अपनी संगति सुधारें तो आपको सलाह भी सही मिलेगी। क्या करना चाहिए कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए? एक तो यह है कि कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए मैं बार बार कहता जा रहा हूं कि ये समय परेशानियों को सुलझाने का, अपने जीवन की नींव को बनाने का, जो भी आपके जीवन के तरीके हैं, दिशा निर्देश है, उनको करने का, अपने जीवन के मूल्यों को ठीक करने का ये एक बहुत ही अच्छा समय है। मैं वही वापस दोहराऊंगा। तो इस बीच कोई भी निर्णय आप अकेले ना लें, किसी बड़े, किसी समझदार से पूछ कर लें, उसकी सहायता से लें। अपनी भोजन, नींद और दिनचर्या को आप ठीक रखें। वाणी में किसी भी प्रकार की कठोरता से आप बचें। अगर आपके एक विवाह में है या आप किसी साझेदारी में हैं, उसमें आप दूरी को बढ़ने न दें। आप कार्यरत रहें, आप किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना बनाएं, आप कार्यरत रहें ताकि कोई भी दूरी ना बने। अपनी किसी भी प्रकार की छवि आप ना बनाएं इस वक्त। वो झूठी छवि आपको परेशान कर सकती है। आपके लिए शनिवार बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन आप तिल के तेल का आप दीपक जला सकते हैं। आप ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर कोई वृद्ध है, कोई श्रमिक है, कोई असहाय है, कोई रोगी है, इनकी आप सेवा करिए। मैं धन देने की बात नहीं कर रहा हूं, इनकी सेवा करें आप किसी प्रकार से। आप सेवा इनकी सहायता करके, इनको मार्गदर्शन करके भी हो सकता है, इनकी कोई परेशानी दूर करके भी हो सकता है। तो आप देखें किस प्रकार से आप इनकी कोई सेवा कर सकते हैं। सत्य बोलें, पर किसी भी प्रकार की कटुता ना आप लेके आए अपनी वाणी में। कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए बहुत ही सरल सा संकेत है। केतु आपको कह रहा है, राहु आपको कह रहा है कि आप बड़े बने, लेकिन शनि आपको कह रहे हैं कि आप भीतर से स्थिर हो जाएं। अगर आप भीतर से स्थिर हो रहे हैं, राहु जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो आपको कुछ बड़ा देके जा सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। अब आते हैं हम मीन लग्न वाले लोगों के लिए। मीन लग्न वाले लोगों के लिए शनि सीधे ही उनके लग्न में है और वर्ष के दूसरे भाग में वे वक्री भी हो जाएंगे, तो और ज्यादा गहराई में आपको सोचना समझना पड़ सकता है अपने शरीर, अपने आत्मविश्वास, अपने कर्म, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी दिशा, खास करके अपनी दिशा के बारे में, और अपने भीतर का जो भी आपका भार है वो थोड़ा से बढ़ने की ऐसी संभावना है। आपके लिए जो सबसे बड़े भय या जो तकलीफ होगी वो क्या है? आपकी थकान बढ़ सकती है, चीजों में आपका विलंब बढ़ सकता है, आपको कहीं ना कहीं अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस हो सकता है, आत्मसंदेह बढ़ सकता है आपका, आपकी जिम्मेदारियों का भार जो है वो ज्यादा हो सकता है। आपको अपनी जीवन की दिशा को लेकर के एक बहुत ज्यादा असमंजस का आपको एक प्रभाव हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो याद रखें, शनिदेव जी
परीक्षण और प्रशिक्षण दोनों साथ में लेते हैं। तो याद रखिए, अगर शनिदेव जी आपको परेशानी में डाल रहे हैं तो वे दिशा भी दिखाते हैं। बहुत से लोग शनिदेव जी को गलत समझते हैं, वो ये समझते ही नहीं कि उनकी परीक्षा में ही उनका प्रशिक्षण है। तो अगर हम शनिदेव जी की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो वो हमें दिशा दिखा रहे हैं हमारे जीवन की, और साफ संकेत होते हैं उनके, पर हम भ्रमित होकर के भय में जाके उनकी बात सुनते नहीं है। तो आप शनिदेव जी की जो बताई हुई चीजें हैं, अनुशासन और चीजों को व्यवस्थित रखना, सेवा भाव से रहना, समय पर सब चीजों को करना, काल का आपको पूरा तरह से आपको मान रखना है, अपने शरीर की उपेक्षा नहीं करनी है, किस प्रकार से कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, चाहे जितना समय क्यों न लगे। और इस कालावधि में तो आपको जानबूझ करके ये समझना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है इस चीज को, समय लग रहा है तो लगने दीजिए, आनंद उठाइए उस विलंब का। कई बार विलंब में आप चीजों को और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उसको कीजिए। शनिदेव जी आपको बचाकर निकाल ही लेंगे। कोई भी भावनात्मक पलायन ना करें, धीमे चलें पर रुके नहीं। तो मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूं, थकना ठीक है, थोड़ा सा धीमे हो जाना ठीक है, रुकना नहीं है, अड़ना नहीं है। अड़ मत जाइए किसी चीज को लेकर के, क्योंकि आप जीवन और ग्रहों के साथ, ईश्वर के साथ, आप ब्रह्मांड के साथ आप अड़ नहीं सकते। तो थकिए ठीक है, थोड़ा सा धीमे हो जाएं, पर थमना नहीं है, रुकना नहीं है, अड़ना नहीं है। मीन लग्न वाले लोगों के लिए, आपके लिए शनिवार वापस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप शनिदेव जी की उपासना करिए, शनि मंत्र ओम शं शनिश्चराय पढ़िए, या आप अगर नीलांजन समाभासम उसका उच्चारण करते हैं तो वो कीजिए। शनिदेव जी पर ध्यान लगाइए, शिव जी पर ध्यान लगाइए, हनुमान जी पर ध्यान लगाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए। आप शनिवार के दिन थोड़ी ध्यान साधना भी कर सकते हैं, किसी पीपल के पेड़ में बैठ के, सामने बैठ के, या नवग्रह मंदिर में जाके, या हनुमान जी की मंदिर में जाकर के थोड़ा सा आप जो भी यथाशक्ति आप अन्न, जल या वस्त्र का दान भी आप कर सकते हैं। पर उससे भी ज्यादा अगर आप सेवा कर पाए किसी वृद्ध की, या कोई जो परेशानी में है, तो उससे आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा। मौन आपके लिए बहुत अच्छा है, जप आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको कोई मानसिक पीड़ा नहीं है, कोई मानसिक भ्रांति नहीं है, कोई मानसिक तकलीफ नहीं है, तो ध्यान भी आप कर सकते हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, अगर आप मानसिक भ्रांति या पीड़ा में हैं तो ध्यान की जगह जप कीजिए, मौन में रहिए, और जब भी आप अपने ईश्वर को आंख खोल के कीजिए, त्राटक करते हुए कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा फायदा करेगा। मीन लग्न वाले लोगों के लिए संदेश क्या है कि शनि दंड देने नहीं आए हैं। शनिदेव जी की परीक्षा में ही उनका प्रशिक्षण होता है। वे आपको सीधा कर देंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी कर देंगे, आपके विचारों को सीधा कर देंगे, आपकी जीवन की दिशा को ही सीधा कर देंगे। शनिदेव जी बहुत ही करुणामयी ग्रह हैं, पर शनिदेव जी के साथ एक चीज है, वे तात्कालीन नहीं सोचते, वे मध्यकालीन और दीर्घकालीन ही सोचते हैं। क्योंकि हमारा आधुनिक जीवन बहुत ही तात्कालीन हो गया है, इसीलिए हमें शनिदेव जी के बारे में बुरे ख्याल आते हैं और हमें बुरी बातें सिखाई जाती हैं। अगर हम अपने जीवन को मध्यकालीन और दीर्घकालीन रूप से देखें तो हम जाकर के तब समझेंगे शनिदेव जी की अनुकंपा को, और वो किस प्रकार से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही कृपालु ग्रह हैं। और बार बार मैं ये चीज कहता हूं, जिस दिन शनिदेव जी आपसे प्रसन्न हो गए, उस दिन वे आपकी कुंडली में कहीं पर भी बृहस्पति बैठे हों, कहीं पर भी शुक्र बैठे हों, उनको खींच के लाएंगे और कहेंगे इनको आशीर्वाद दीजिए। ये सब लग्नों के लिए है, ठीक है, और धनु और मीन लग्न वालों के लिए तो खास करके। अब हम जाएंगे धनु लग्न वाले लोगों के लिए। मैंने कई वीडियो में बताया है कि धनु लग्न वाले लोगों के लिए ये एक अच्छे परिवर्तन का समय है, परिवर्तनशील होने का समय है। तो धनु लग्न वाले लोगों के लिए शनि उनके चौथे भाव से होकर गुजर रहे हैं और उनकी दृष्टि लग्न पर प्रभाव डालती है। तो
कहीं न कहीं आपको ये भी देखना है कि आपका घर, आपकी माता, आपकी संपत्ति, आपके वाहन, आपकी मानसिक शांति, आपकी जो आंतरिक स्थिरता है, इन सब चीज़ों पर कहीं न कहीं ये प्रभाव पड़ने वाला है। आपका मुख्य भय क्या हो सकता है? आपका मुख्य भय हो सकता है कि मेरे घर से जुड़ी हुई चीज़ें क्या होंगी? मेरे माता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं क्या जो मेरे को चिंता दे सकती हैं? कुछ संपत्ति में विलंब आ सकता है, आपके मन में बेचैनी हो सकती है, कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी दिशा शायद खो रही है, कुछ मुझे परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। बहुत भारी परेशानियाँ नहीं, पर कुछ छोटी-मोटी चिंताएँ आपको आ सकती हैं, घर, माँ, आपके दिशा, आपके जीवन की नींव को लेकर के। तो आपको क्या करना चाहिए? किसी भी प्रकार का किसी विवाद में ना पड़ें अपने घर के अंदर। अगर कोई विवाद हो भी रहा है तो उसको सुलझाने की कोशिश करें, उसको बढ़ाएँ नहीं। आप अगर वाहन चलाते हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से वाहन चलाना है। किसी भी प्रकार की अ, संपत्ति या स्थान के परिवर्तन या कोई निर्णय के को लेने के लिए कोई प्रकार की जल्दबाज़ी ना करें। आप देखें कोई अच्छा अनुभवी आपको बताए कि आपको किस प्रकार चलना है। अपने मन को स्थिर रखने के लिए आपको दैनिक साधना करनी है। इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपके लिए गुरुवार का दिन बहुत ही अच्छा है। इस दिन आप कुछ पीली वस्तु का दान दे सकते हैं। आप ओम भ्रम बृहस्पते नमः का आप जप कर सकते हैं। आप शनिवार को भी शनिदेव जी का जप कर सकते हैं। आप माता-पिता की सेवा कर सकते हैं या कोई भी माता तुल्य है आपके आस-पास, आप उनकी सेवा कर सकते हैं। धनु लग्न वाले लोगों के लिए मोटा-मोटा ये संदेश है कि आप अ, बाहरी रूप से दौड़ने से पहले अपने भीतर की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जो नींव है, उसको आप मजबूत कर लें और जो भी आपको अंदर आंतरिक रूप से परिवर्तन करना है, उसको आप कर लें। कन्या लग्न वाले लोग कन्या लग्न वाले लोग ये आखिरी लग्न है जिसको थोड़ा सा ध्यान देना है। कन्या लग्न वाले लोगों के लिए शनि जो है उनके 7वें भाव में है और लग्न पर ही वे दृष्टि डाल रहे हैं इस वक्त। तो अब इस वक्त क्या है कि आपके विवाह से जुड़ी हुई, साझेदारियों से जुड़ी हुई, समझौतों से जुड़ी हुई, जो भी आपके व्यावसायिक संबंध हैं, क्लाइंट से संबंध हैं या सार्वजनिक तौर से जो आपका व्यवहार है, लोगों के साथ जुड़ना है, इन पर थोड़ी-सी गंभीरता आ सकती है। या तो आप गंभीर हैं, तो फिर ठीक रहेंगे, अगर आप गंभीर नहीं हैं, हल्के में लेते हैं, तो शनिदेव जी आपको तत्पर कर सकते हैं कि आप इनको थोड़ा गहराई से आप देखें। तो क्या हो सकता है? हो सकता है परेशानियाँ ऐसे आएँ कि आपके संबंध थोड़े ठंडे होने लगें, तो आपको उस पे ध्यान देना पड़े या समझौते जो हैं, उनमें विलंब होने लगे या ठंडे पड़ने लगे या समझौतों पर कोई दबाव है या आपके साथ जो लोग हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ आपको आ सकती हैं। कोई भी आप किसी भी प्रकार की कानूनी या लिखित तौर पर कोई गलती करने से बचें इस समय में। जो खास करके क्योंकि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आप ध्यान रखें। अधिक विलंब के कारण आपके जो निर्णय हैं वो अगर लड़खड़ा रहे हैं तो थोड़ा पीछे हट करके पूरी परिस्थिति को एक बार अच्छे से देखिए और उसके बाद सही रूप से आप निर्णय को लीजिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा विश्लेषण में पड़ेंगे, तो भी आपके निर्णय कमज़ोर पड़ सकते हैं। अगर आप कम विश्लेषण करेंगे, तो भी आप निर्णय गलत ले सकते हैं। तो आपको विश्लेषण और जाँच-पड़ताल की एक संतुलन को बना करके इस वक़्त चलना है। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए उपाय के तौर पर जो भी समझौते हों वो लिखित करें। अपने विवाह और संबंधों में थोड़ा-सा आप चुप रहना सीखें और परिपक्वता से बोलें जब भी आप बोलें। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में एक दिनचर्या बना के रखें, एक क्रम बना के रखें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी कोई भी किसी भी प्रकार की आलोचनात्मक कार्य जिसपे दूसरों का आलोचना हो सकती है या कोई भी वाणी ऐसी जिसपे दूसरों का कोई आलोचना हो सकती है, ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें और कोई भी कटुता ना आप रखें।
आपके लिए भी बुधवार काफी अच्छा दिन है, शनिवार भी आपके लिए काफी अच्छा दिन है। आप बुधवार को ओम गम गणपतये नमः का आप उच्चारण कर सकते हैं। शनिवार को आप ओम शम शनिश्चराय नमः का आप उच्चारण कर सकते हैं। आप अ, आप आप ध्यान रखें कि सेवा भाव से रहें, ये चीज आपके लिए बहुत आवश्यक है। कन्या लग्न वाले लोगों के लिए आखिरी संदेश ये कि अपने संबंधों से जुड़ी हुई हर एक चीज का आप लेखा जोखा हिसाब किताब बना के रखें और अपने हृदय को, अपने मन को खुला रखें और एक तरीके से आप निस्वार्थ भाव से आप रहें। इस वक्त सतर्क रहें पर निस्वार्थ रहें। तो ये थे 6 लग्न जिनको बहुत ही ध्यान से रहना है। अब हम जाएंगे चंद्र राशि पर, यानी कि आपकी कुंडली का वो भाव जहां पर चंद्रमा बैठे हैं, वो आपकी चंद्र राशि होती है। उस चंद्र राशि से अब हम देखेंगे कि कौन सी राशियां ऐसी हैं जिनको सावधानी बरतनी है 2026 के दूसरे भाग में। पहली राशि यहां पे आ जाती है मीन राशि। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए तो इस वक्त साढ़े साती चल रही है और उसके उनकी साढ़े साती का ये मध्य भाग आपका चल रहा है। आपके लिए बहुत जल्द आपकी साढ़े साती में मीन से मेष के अंदर शनिदेव जी प्रवेश करेंगे, फिर वापस आएंगे, तो ये सब चीजें होने वाली हैं अभी। तो शनिदेव जी का आपकी चंद्र राशि में होने का मतलब क्या है? आपके मन, आपके शरीर, आपकी नींद, आपके आत्मविश्वास, आपकी जीवन दिशा, इन सब से जुड़ी हुई चीजों पे आपका दबाव आएगा। वापस मैं वही कहता हूं, शनिदेव जी जब परीक्षा लेते हैं तो वो प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। तो वो आप शनिदेव जी की बातों पर ध्यान दीजिए कि वो क्या दिखा रहे हैं आपको, क्या दिशा निर्देश वो बता रहे हैं। वैसे भी शनिदेव जी जब रेवती से होकर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मनुष्य को तत्पर कर ही रहे हैं कि वे और ज्यादा अपने जीवन को सूक्ष्मता से देखें। और अगर आपके लिए आपका चंद्र यहाँ पर मीन राशि में ही है और मीन राशि के अंदर उत्तरभाद्रपद नक्षत्र में है या रेवती नक्षत्र में है, तो आपके लिए और भी ज्यादा फिर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके लिए मुख्य भय क्या हो सकता है? आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थकान हो सकता है, या आपको ये विचार आ सकता है कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, मेरे को ही क्यों इतना अकेलापन हो रहा है, मेरे साथ ही इतना विलंब क्यों हो रहा है। आपके ऊपर एक बहुत ज्यादा भावनात्मक बोझ आ सकता है। आपके आसपास के लोग अगर आपको सकारात्मक रूप से नहीं देखते या सकारात्मक व्यवहार नहीं है या संबंधों में कुछ दिक्कत है, तो वो भावनात्मक बोझ का आपको एहसास हो सकता है। परिणाम मिलने में देरी होगी। अगर आप सही काम करते रहेंगे परिणाम तो आपको मिलेंगे, और होगा ये कि शनिदेव जी जब देंगे इतना पक्का परिणाम देंगे कि फिर वो खराब नहीं हो सकता। इसलिए आप अपना कार्य करते रहें, सकारात्मक रूप से कार्य करते रहें और सभी कार्य करते रहें। अभी कुछ दिनों पहले मैंने 3 सिद्धांत दिए थे शनिदेव जी के। पहला सिद्धांत, अपने किसी भी कर्म को आप अधूरा ना छोड़ें या गलत कर्म ना करें, उसको ठीक करें। इसी प्रकार व्यवहार को ठीक करें और अपनी जीवन की दिशा को ठीक करें। तो वही सिद्धांत यहां पर भी लग जाते हैं। तो जो भी मीन राशि वाले लोग हैं उनको अपनी दिनचर्या स्थिर रखनी है, अपने काम से भागना नहीं है, गहराई में जाना है। उनको दिक्कत होगी काम करने में, पर जितना होता है जैसे होता है वो करिए। और कई बार जब विलंब हो रहा है तो अच्छे से मन लगा के उस काम को धीरे 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 कीजिए। हो सकता है आपका कौशल यहीं से बढ़ जाए। याद रखिए, शनिदेव जी परीक्षण और प्रशिक्षण दोनों साथ में करते हैं। अपने अकेलेपन को आप साधना में बदल लीजिए। अपने नींद और अपने भोजन को थोड़ा सुधार लीजिए। आपके लिए शनिवार को शनि मंत्र करना, हनुमान चालीसा करना, अन्न का दान देना, ये सभी अच्छा है। सेवा भाव से आप रहें। जितनी आप सेवा करेंगे, जिसकी भी आप सेवा करेंगे, उससे फायदा होगा। किसी वृद्ध या असहाय व्यक्ति को, असहाय से क्या मतलब है, अगर कोई परेशानी से गुजर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, दिशा निर्देश, तो उन चीजों को उनको आप सेवा कर सकते हैं। सेवा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो लोग जिनके पास धन नहीं है उन्हीं की आप सेवा करें, नहीं। परेशानी में कितने लोग होते हैं, किसी को मार्गदर्शन नहीं होता, किसी को समझ नहीं आ रहा कि जीवन में क्या करना है, कोई कहीं किसी परिस्थिति में फंसा पड़ा है, कहीं भी आप सेवा कर सकते हैं। प्रतिदिन आप मौन या जाप करें। तो मीन लग्न वाले लोगों के लिए मोटा मोटा संदेश क्या है? कोई पलायनवाद नहीं करना है आपने। शनि आपको कह रहे हैं अपनी आत्मा से आप झूठ ना बोलें, अपनी अंतरात्मा को आप
पहचाने, अपने अंतरात्मा, अपने जीवन की दिशा को, प्रशिक्षण को आप समझें और आगे बढ़ें। आने वाले समय में मीन राशि वाले लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते खुलने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले परीक्षण और प्रशिक्षण दोनों ही शनिदेव जी कर रहे हैं। कुंभ चंद्र राशि वाले लोग, अब कुंभ चंद्र राशि वाले लोगों के लिए भी उनकी साढ़े साती हो रही है, लेकिन अब उनकी साढ़े साती उसके अंतिम भाग में पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि उनके भी मन, परिवार, इन सब चीजों पे दबाव पड़ रहा है। उसके साथ साथ क्या है, जो कुंभ राशि वाले लोग हैं उनके लिए राहु उनकी चंद्र राशि में बैठे हैं, तो वहां पर भी वो कुछ भ्रम पैदा कर सकते हैं। और अगस्त में जो चंद्र ग्रहण होने वाला है वो कुंभ क्षेत्र को छुएगा। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए उनके मन, उनकी वाणी, उनका जो परिवर्तन है, धन है, परिवार है, आत्म छवि है, जो जिस प्रकार से वो अपने बारे में सोच रहे हैं, इन सब से जुड़ी हुई बातें इस वक्त उनके मन में उठेंगी। तो मुख्य भय क्या होगा कुंभ राशि वाले लोगों के लिए? बहुत अधिक सोचना, कोई भावनात्मक भ्रम हो सकते हैं, परिवार से थोड़ी कटुता आ सकती है अगर वे सकारात्मक रूप से व्यवहार नहीं करते। अगर उनकी वाणी गलत है तो उनकी कठोर वाणी से परेशानियां हो सकती हैं। अगर आपके आसपास सही लोग नहीं हैं तो आपको कुछ विषयों में गलत सलाह भी मिल सकती है। ध्यान रखें इस सब चीजों का। इन सभी वजहों से आपके निर्णय जो है वो अस्थिर हो सकते हैं। तो कुंभ लग्न वाले लोग सबसे पहले तो अपने वाणी, अपनी सोच और अपनी संगति को बहुत ही ध्यान से देखें और उसको संयम बना करके रखें। ये बहुत आवश्यक है। वाणी, सोच और संगति, इन तीनों चीजों पर किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले किसी वरिष्ठ या किसी ज्ञानी इंसान से या जो भी आपके शुभचिंतक हो उनसे आप परामर्श अवश्य कर लें। और परिवार से और अपने परिवार समान जो भी आपके आसपास लोग हैं जो आपको सहायता कर रहे हैं उनसे किसी भी प्रकार का आप अलगाव, कोई कटुता ना बनाएं। भ्रमित करने वाली संगति से तो आप बिल्कुल बचें, इस चीज को आप ध्यान रखें। आपके लिए शनिवार बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तिल के तेल का आप दिया जला सकते हैं। आप ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम राम राहवे का नमः का जाप कर सकते हैं। और याद रखिए, हमारे ज्योतिष में हम ये भी कहते हैं कई बार कि जो राहु की जो स्वभाव है वो कुंभ के शनि के जैसी ही व्यवहार होता है उनका। तो इसलिए आपको और भी ध्यान रखना है कि इन दोनों ग्रहों को आपको ध्यान देना है। हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। किसी को भी आप नीचा दिखाने से बचें। और आपसे नीचे कोई भी हो, आपसे कम संसाधन वाला कोई इंसान हो, आपसे कम ताकत वाला कोई भी इंसान हो, उसको आप हमेशा ध्यान से, सम्मान से आप रखें। तो कुंभ चंद्र राशि वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश क्या है? जो डर का जो कारण है वो बाहर की दुनिया नहीं है। डर का कारण है आपके अंदर का धुंधलापन, आपके अंदर की अस्थिरता, आपकी अंदर की दिशाहीनता। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये चीजें ठीक करना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे मेष चंद्र राशि वाले लोगों के लिए। तो मेष चंद्र राशि वाले लोगों के लिए जो ये उनकी साढ़े साती का आरंभिक भाव है, तो उनको अब वो दबाव पड़ना शुरू हो गया होगा। शनि देव जी आपके 12वें भाव से होकर के गुजर रहे हैं, तो खर्च, नींद, अकेलापन, भीतर का डर, आपके जो पर्सनल मामले हैं उसमें दबाव का आना, ये सब चीजें अब आपके साथ शुरू हो जाएंगी। अगर आपका जीवन सकारात्मक नहीं है, आप शनिदेव जी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे, तो वे आपको ये सबक सिखाएंगे। तो आप अनावश्यक खर्चों से बचें, अपनी नींद की जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करें, अनुशासित रहें, अपने भीतर की चिंताओं को लिख लें और उसको किस प्रकार से आपको ठीक करना है उन पे आप ध्यान दें। अपने क्रोध को से आप पीड़ित हो सकते हैं, उससे बचना है आपको। गलत संगति से बचना है आपको, जल्दबाजी से बचना है आपको। तो ये सब चीजें आपको करनी है। तो मोटा मोटा तौर पे आपको अपनी रात की जो नींद है, नींद ऐसा नहीं कि हर वक्त, नींद, रात की नींद तो मेष राशि वालों के लिए रात की नींद बहुत अच्छी है, बहुत जरूरी है। अपने खर्चों पर नियंत्रण लाएं, अपने क्रोध पर नियंत्रण लाएं, अपने यात्रा और किसी भी और कोई भी जोखिम लेने में आप सावधानी बरतें। आपके लिए मंगलवार का किया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। शनिवार को भी आप कर सकते हैं, शनि मंत्र भी आप कर सकते हैं।
गुड़ का दान आप कर सकते हैं, गुड़ चने का। लाल सिंदूर को आप चढ़ा सकते हैं हनुमान जी पर। और ऐसे ही आप शरीर को भी श्रम दें, शरीर को बलि करें और अपने क्रोध को एक दिशा दें, और कोई ऐसी चीज आप चुनें जिसमें आपकी ऊर्जा लगे, आपका मन लगे, आप काम कर पाए। तो क्रोध और खर्च, इन दोनों को आपने रोक लगाना है। यह आपके लिए सबसे मुख्य संदेश है। अब हम देखते हैं सिंह चंद्र राशि वाले लोगों के लिए। तो जो सिंह चंद्र राशि वाले लोग हैं, इनके लिए शनि की ढैया 8वें भाव में चल रही है। तो साथ ही केतु चंद्र राशि में है इनके, और राहु इनके 7वें भाव में बैठा हुआ है। तो इनके लिए क्या है, मन, संबंध, स्वास्थ्य, इन सब से जुड़ी हुई कुछ डर, भ्रम, ये सब चीजें हो सकती हैं। अचानक कोई परिवर्तन आ जाना जीवन में, और उसके लिए फिर भाग दौड़ करना, भीतर से जो आपके जो एक परेशानी उठना कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, संसाधन नहीं है, ये सब चीजें। कुछ तौर पे आपके संबंधों में दूरी, कुछ आपके सम्मान को लेके चोट पहुंचना, आपको या फिर लगेगा कि मेरे में शक्ति या क्षमता की कमी है, आपको अचानक भय लगना है, एकाकीपन है। तो ये सब चीजें आपको आ सकती हैं। भावनात्मक रूप से आपको एक सूनापन, एक अकेलापन, एक डर सा लग सकता है इस समय। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना अहम भाव, अपने अहंकार को आप बहुत ही कम कर दें, और खत्म कर सकें तो अपने इष्ट के चरणों में उसको स्वाहा कर सकें तो बहुत ही बढ़िया। विवाह और साझेदारियों के जो संबंध हैं आपके, उसको आप बहुत ही ध्यान से संभाल के चलें इस वक्त। स्वास्थ्य की जांच अगर आपने नहीं करी है काफी समय, तो उसको कर लें। कोई ऐसी अकस्मात चीज स्वास्थ्य में ना निकल आए। अचानक कोई निर्णय ना लें, आप सोच समझ के धीरे धीरे निर्णय को ले। सिंह लग्न वाले लोगों के लिए मैंने कहा था, और सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी मैं ये कह रहा हूं कि धीमे हो जाएं जीवन में, बहुत जरूरी है ये वक्त। आपके लिए प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य नमस्कार करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पढ़ना, ये सब चीजें आवश्यक हैं। शनिवार को शनिदेव जी की उपासना करना, पूर्वजों की के लिए तर्पण करना, पिता और गुरु की सेवा करना, उनकी बात सुनना, ये काफी आवश्यक चीजें हैं। तो सिंह चंद्र लग्न वाले जो लोग, चंद्र राशि वाले जो लोग हैं, सिंह चंद्र राशि वाले लोग कोई भी सम्मान मांगने से पहले अपनी विनम्रता का एहसास दूसरों को होने दें। जब दूसरे लोगों को लगेगा कि वे विनम्र हैं, तो वे अपने आप सम्मान आपको दे देंगे। सिंह चंद्र लग्न वाले लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं धनु चंद्र राशि वाले लोगों के लिए। तो धनु चंद्र राशि वाले लोगों के लिए शनि की ढैया उनके 4थे भाव से होकर के चल रही है इस वक्त। तो यह है घर, माता, वाहन, भूमि, मन की शांति, कुछ भावनात्मक अस्थिरता, जीवन की जो नींव है उससे जुड़ी हुई चीजें, इन सब चीजों पर आपके दबाव डालेगी। तो घर पर उलझन, कुछ माता को लेके चिंता, या माता से उभरने वाली चिंता, संपत्ति में कुछ विलंब होना, या मन की बेचैनी, कुछ अंदरूनी आपकी असुरक्षता, घर से जुड़ी हुई आपकी एक असुरक्षा का एक एहसास, आपके जीवन की नींव जो फाउंडेशन कहते हैं हम, उससे जुड़ी हुई, प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ, ये सब चीजें आपके हो सकती हैं। तो घर में आप शांति बनाए रखें, वाहन को आप बहुत ही सावधानी से चलाएं, घर में रिश्तों को सावधानी से देखें, सुख शांति को आप गड़बड़ ना करें। माता के विषय में आप थोड़ा ध्यान रखें, खास करके माता के स्वास्थ्य, माता से जो संबंध है उनको, संपत्ति से जुड़ी हुई कोई भी अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो देख समझ के कीजिएगा। गुरुवार आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पीले वस्त्र का दान देना, ऐसे ही शनिवार को सेवा रत होना, हनुमान जी की उपासना करना, शनिदेव जी की उपासना करना, ये बहुत आवश्यक है। माँ को या मातृतुल्य कोई भी ऊर्जा या इंसान है, उसको आप अपनी वाणी से खास करके कोई परेशानी ना पहुंचाएं। माता और माता तुल्य जो भी है उनके साथ संबंध अच्छे रखें, उनकी सेवा करें। तो जो भी आपके धनु चंद्र राशि से वाले लोग हैं, उनके लिए आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी है जड़ों को ठीक करना, ये याद रखिए। तो जड़ों को ठीक करिए, आगे बढ़ने की चेष्टा
आपको अभी नहीं करनी है, वो अपने आप हो जाएगा। जो कर्क चंद्र राशि वाले लोग हैं, इनके लिए अगस्त का सूर्य ग्रहण जो है कर्क क्षेत्र को छुएगा इनके, और राहु इनके 8वें भाव में और केतु इनके दूसरे भाव में प्रभाव डालेगा। तो वर्ष के अंत में इनके कर्क में केतु भी आने वाले हैं, जो इनके मन को और भीतर की चीजों को काफी सारा उछालेगा। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि केतु आपको एक आध्यात्मिक रूप से उठा भी सकता है और उसी प्रकार से आपको अलगाव भी दे सकता है। केतु कहीं ना कहीं आपको बहुत ही सूक्ष्मता से चीजों को देखने के लिए मदद भी कर सकता है, पर केतु कहीं ना कहीं वो कटुता भी लेकर के आ सकता है। केतु कहीं ना कहीं आपको बहुत ही गहराई से चीजों को समझने और इन सब चीजों को ठीक करने में आपको मदद भी कर सकता है। उसी प्रकार से केतु आपको सामने वाले को परेशान करने के लिए भी तत्पर कर सकता है। तो आपको केतु की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना अभी से सीखना पड़ेगा आपको। आपके लिए क्या मुख्य भय आ सकते हैं? कुछ भावनात्मक असुरक्षाएं आ सकती हैं, या परिवार से कुछ दबाव है, या वाणी की गलती है, ये सब चीजें हो सकती हैं। आपकी भोजन की वजह से आप अस्वस्थ हो सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य की चिंता वैसे भी आपको बनी रहेगी। अचानक आपको भीतर से खींच कभी भी उठ सकती है और वो लंबे समय तक भी चल सकती है, तो आपको सोच समझ के चलना है। किसी भी भाव और आपको करना क्या है, भावनात्मक रूप से कोई भी निर्णय लेने से बचना है। परिवार में किसी भी प्रकार की कटुवाणी का उपयोग आपको नहीं करना है। भोजन और जल तत्व, इन दोनों पर बहुत ही ध्यान रखना है। आप क्या ग्रहण कर रहे हैं उसको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को आपको एक प्राथमिकता देनी है। तो आपके लिए सोमवार शिव जी की पूजा बहुत ही आवश्यक है। ओम सोम सोमाय नमः आप जप कर सकते हैं। अपने चंद्र को स्वस्थ रखने के लिए ओम नमः शिवाय का आप जप कर सकते हैं। दूध, चावल, कोई भी सफेद वस्तु का यथाशक्ति आप दान कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो। माता, परिवार, इन सब चीजों का सम्मान करना है। आपने जल का सम्मान बहुत करना है, जल तत्व का। कहीं भी किसी प्रकार से जल तत्व का आपसे कोई निरादर ना हो। कर्क चंद्र वाले लोगों के लिए एक संदेश ये है कि भावनाएं आपकी शक्ति बन सकती हैं अगर आप सकारात्मक रहे तो, पर भावना में बह जाने से आपको बहुत ज्यादा कमजोरी आ सकती है। तो ये थे आपके 6 लग्न और 6 चंद्र राशि, जिनको अलग अलग तरीके से कुछ परेशानियां हो सकती हैं अगले 6 महीनों में। उनको क्या करना है, जिनका भी मैंने नाम नहीं लिया है, जिन भी लग्नों का या राशियों का, वहां पर भी उनको गोचर वगैरह से कुछ प्रभाव होगा, पर ऐसी कोई गंभीर भय, भ्रम, कोई टूटना जुड़ना, कोई संबंधों की परीक्षा होनी नहीं चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी हुई, अगर आपकी कोई महादशा या अंतरदशा में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी हुई। तो मोटा मोटा ये था आपके लिए। आशा करता हूं कि आपको एक मार्गदर्शन मिला होगा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट में डालिए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा अवश्य करूंगा। आप अपनी पूरी कुंडली देखने को ना कहें मुझे, वो उसके लिए कंसल्टेशन एक अलग तरीका है। प्रश्न आप डाल सकते हैं इस वीडियो से जुड़ी हुई। तो मोटा मोटा सभी लोगों को अगले 6 महीने के लिए अपने जीवन को साफ रखना, सीमित, एक सत्यनिष्ठा से जीना, अनुशासित तौर से जीना, ये करना है आपको। और अपने मन को किसी भ्रांति में जाने से आपको बचाना है। इस चीज को अगर आप करेंगे तो अगले 6 महीनों में ना केवल आप बचे रहेंगे, पर आप आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा ऐसे ही एक विषय को लेकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। महाकाल और मां काली आपका मार्गदर्शन करते रहें। जय महाकाल, जय मां काली।